ओके, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री को। और फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, बेसिक्स है कि बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। देखो, एक टर्म है बायोकेमिस्ट्री। दिस मीन्स कि यहाँ पे बायो एंड केमिस्ट्री का एक कम्बिनेशन, एक कनेक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन, structure, reactions of substances occurring in the living organisms। मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, या अगर हम बात करें एनिमल्स की या प्लांट्स में, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी इंटरनल बॉडीज के अंदर, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। सो ये देखो, ये सब कुछ हम लोग केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। मतलब रिएक्शंस को डील करना, स्ट्रक्चर्स को डील करना, केमिकल कॉम्पोजिशन को डील करना, ये हम सारे केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शंस को स्टडी करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली रिएक्शंस को, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस को, उनके स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस करना है, तो हम लोग फिर इसको बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जाके स्टडी करे होते हैं। इट कनेक्ट्स द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बाय एक्सप्लेनिंग हाउ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, enzymes एंड vitamins फंक्शन इन द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास ये जो बायोकेमिस्ट्री है, ये कनेक्ट करी है फर्स्ट ऑफ ऑल बायो और केमिस्ट्री को। और ये कनेक्शन एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमें इस चीज़ का कि किस तरह से हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं, वो लिपिड्स हैं, या वो न्यूक्लिक एसिड हैं। और कुछ हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक इंजाइम्स या वाइटामिन्स वगैरह हो गए, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ये कैसे, ये तमाम जितने भी हमारे पास, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करें ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद सेल में और ऑर्गेनिजम्स में। लाइक एक हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे, सेल लेवल पे जाकर देखते हैं, और एक हम देखते हैं कि ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म में ये अपना क्या फंक्शन परफॉर्म करे होते हैं। सो इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मीन्स के हम उन केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल प्रोसेसेस को जब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री का। अब हमारे पास, हमने बताया कि हमारे पास जो मेजरली 4 मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डील करे होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट्स। जो फर्स्ट वन है उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। सेकेंड वन जो होता है उसको हम कहते होते हैं प्रोटीन्स। सेकेंड पे आ जाता है हमारे पास, इसके बाद प्रोटीन्स है। थर्ड पे हमारे पास जो है वो लिपिड्स आ जाता है। और फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। हम मेजरली इन 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ डील करे होते हैं, इनको स्टडी करे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, या लाइक यस, बायोकेमिस्ट्री में हम इनको डील करे होते हैं। ये हमारे पास 4 लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद अगर आप देखें, हम स्टार्ट करें यहाँ से, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। पहले हमारे इस चैप्टर को इस तरह से डिवीजन की गई है कि फर्स्ट जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे, हम कार्बोहाइड्रेट्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स दी प्रोटीन्स। सेकेंड वन हमारे पास प्रोटीन्स है, थर्ड वन हमारे पास होगा लिपिड्स, और लास्ट वन हम लोग न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे, और फिर हमारी यूनिट जो है वो एंड हो जाएगा। अच्छा, हम स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास एक बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही वास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और ये किससे मिलके बनते हैं? ये हमारे पास मिलके बन रहे होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, और इसके साथ साथ हमारे पास ये ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। ठीक है। ये लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? CnH2nOn। ठीक है। CnH2nOn जो है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी हम इनको कह सकते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास इस रेशो में प्रेजेंट होता है कि इसका ये जनरल फार्मूला नहीं है। ठीक है, इनको हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, बिकॉज दे अपीयर टू बी कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड वाटर। हाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, वाटर। सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इस तरह से अपीयर होते हैं कि ये मिलके बनते हैं कार्बन से और वाटर से। लाइक हमने कहा ना, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, तो ये मेजरली हमारे पास कार्बन और कम्बिनेशन में हमारे पास वाटर होता है। जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इसका, CxH2O y। ठीक है, CxH2O y, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। इसके थ्रू आप कार्बोहाइड्रेट्स की जो लाइक नंबर होता है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन किस रेशो में आपके पास है, हाइड्रोजन किस रेशो में और ऑक्सीजन किस रेशो में। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है एक्स और वाई की, मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 6। ठीक है, अब होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, CxH2O y है ना, तो ये हो जाएगा CxH2O, और y भी 6 है मेरे पास। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, C6H12O6 हो जाएगा इस तरह से। ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम। हर जो कार्बन है वो एटलीस्ट वन ऑक्सीजन से बाउंड हुआ होता है। एंड द कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, कीटो ग्रुप अलोंग विद मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम ये कहते हैं कि इनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है या इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। इन टू ग्रुप्स में से कोई एक कार्बोनिल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा, एंड अलॉन्ग विथ हमें इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस भी शो होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। हमने इसकी डेफिनेशन को, इसकी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर लिया, अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हमने इसका जनरल फार्मूला देख लिया है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि इसमें कौन कौन से मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं लाइक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, एंड साथ ही साथ आपके पास जो है वो एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स पे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया विजया? मैम अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है बट साथ ही उसके सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अब वो कार्बोहाइड्रेट। अगर उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन, दोनों में से कोई एक ही ग्रुप प्रेजेंट हो गया एट टाइम में, और उसमें एटलीस्ट अगर जस्ट हम कहते हैं कि वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट होगा? हाँ, हो जाएगा। देखो उसमें लाइक वैसे होता ही है कि मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आपको इशू होगा कि मल्टीपल, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हैं ही 2 कार्बन्स, तो फर्स्ट कार्बन के साथ अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देते हैं, और सेकंड कार्बन के साथ यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपने अटैच कर दिया, और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये भी लाइक कार्बोहाइड्रेट के सिनेरियो पे या कॉन्सेप्ट पे इस तरह से ये पहुंच रहा है कि इसके पास देखो कार्बन भी है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, और इसके पास ऑक्सीजन भी है। सो दिस मीन्स कि हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, बाकी जो ग्रुप्स की बात की जाती है वो हम कहते हैं उसके पास एल्डिहाइड, कीटोन और मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होने चाहिए। मल्टीपल इस सेंस में कहते हैं कि जितने कार्बन होंगे उतने डेफिनेटली हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे साथ अटैच, इसलिए वो मल्टीपल की टर्म यूज हो रही है। लेकिन वैसे अगर आपसे कोई पूछ लेना लाइक क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के कॉन्सेप्ट पे पूरा उतर है। इसको हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। मैम फिर इस तरह तो हेमनोज का भी मैम इस तरह तो फिर जो हेमनोज है C6H12O5 उनका भी कहा जा सकता है कि वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो नहीं होते कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी। कौन, C6? H12O5। ठीक है, C6H12O5। एक मिनट में स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास है C6H12O5। इसका नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? हेमनोज। क्या नेम होता है, मुझे समझ नहीं है आपकी। मैम रहमनोज, RHAMNOSE।
NOSE। अच्छा अच्छा ठीक है। रेहमनोज। ये जो कंपाउंड है, खैर सुना तो मैंने फर्स्ट टाइम ही है इसको, लेकिन अच्छा एक और देखो ना, कि हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n। आप इस सेंस में भी चेक कर सकते हैं, CnH2n, ON की फॉर्म में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल C6 है, तो H क्या हो जाएगा, 12, और O6 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। तो ये आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में कोई चीज़ ये भी होती है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ना, ये 1:2:1 की फॉर्म में प्रेजेंट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि C6H12O5 की अगर हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं 1:2 ये 5 जो है वो बनता है ऑलमोस्ट 0.83। तो ये हमारे पास 1 तो नहीं बन रहा। तो एग्जैक्ट रेशो हमें 1:2:1 नहीं मिल रही, तो हम ये नहीं कह सकते कि लाइक फिर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये जो रहमनोज है, अगर आप चले इसको बीच पे लेकर आती भी हैं, तो कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है कि दे आर द एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यूजुअली इन द रेशियो ऑफ CnH2n ON। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन को हाफ ही देखना, कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होंगे सही, लेकिन वो इस रेशो में होंगे, तो फिर वो उसको हम कहते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। या आप उसको कह सकते हैं कि उसके पास जो है वो क्या होगा, कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम, एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज यूजुअली कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एज वेल एज अ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल। अच्छा, आपने मुझसे फर्स्ट स्टार्ट में ये पूछा था ना, कि अगर फॉर एग्जांपल उसके पास जस्ट वन OH ग्रुप है, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यस, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि उसके पास देखो ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी तो आ रहे हैं। साथ आप ये भी पॉइंट ऐड कर लो कि आपने उसकी रेशो भी चेक करनी है कि उसकी रेशो क्या बन रही है। ठीक है, उसकी रेशो आपने चेक करनी है। और उसके पास अगर रेशो ये बन रही है लाइक CnH2 में 1:2:1 अगर उसकी बन रही है सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके, तो फिर आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर हम रेमनोज की बात करें, तो इसमें भी ये सब कुछ है, लेकिन अगर इसकी रेशो देखो तो रेशो इसकी नहीं बन रही, लाइक 1:2:0.83 इसकी बन रही है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास नहीं है कार्बोहाइड्रेट। अब सिमिलर इसका एक और केस भी होता है जिसको हम कहते होते हैं राइबोज। और राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5 होता है। ठीक है। अब देखो ये भी 1:2:1 में हमें मिलता है। या अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो है वो डीऑक्सी राइबोज अगर आ जाएगा, ये राइबोज है, और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म की हम बात करते हैं डीऑक्सी राइबोज की, तो डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C5H10O4 होती है। अच्छा, अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या हमारे पास बन रही है रेशो, 5 1 5 2 10, और यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट इसको नहीं करेगा। तो हमारे पास C5, सॉरी सॉरी, इसमें हमारे पास होता है ये C5H10O4 ही होता है। लेकिन आपको पता है कि ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक डिऑक्सी डेरिवेटिव है ग्लूकोज का, ये इट सेल्फ ग्लूकोज नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, हर चीज़ को हमने सिर्फ इस पॉइंट तक लिमिट नहीं करना, कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो हम कह देंगे वो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं। अगर उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उसके पास ये रेशो आ जाती है 1:2:1 आती है, तब भी हम कहते हैं कि ये वो कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक पॉइंट्स जो है वो कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर फॉर एग्जांपल, अब देखो इसकी रेशो 1:2:1 नहीं बन रही, लेकिन आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि ये हमारे पास जो है क्या होता है, ये डीऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ग्लूकोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, तो फर्दर आगे उसी की डेरिवेटिव है ना। यहाँ पे होना तो 5 ही चाहिए था, लेकिन मे बी यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये O4 आ गया। तो अब एक डेरिवेटिव बन चुका है, ये डीऑक्सी डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। इटसेल्फ ही हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट ग्लूकोज हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आएगा। अब जिस तरह आपने यहाँ पे रहनूस की बात की थी, तो इसमें हमारे पास इवन ये फर्स्ट हम पॉइंट कहते हैं ना कि इसके अंदर ये रेशो होनी चाहिए, वो रेशो भी पूरी नहीं हो रही है इसकी, तो फिर इसको हम लोग नहीं कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ लाइक एक दो पॉइंट्स को नहीं देखना, थोड़ा बहुत आपने आगे पीछे के कुछ पॉइंट्स को देखते हुए अपना थोड़ा सा माइंड लगा के आपने करना है कि इधर ये कार्बोहाइड्रेट है भी या नहीं। ठीक है। ओके मैम। अच्छा,
अब यहाँ पे ये अच्छा, ये जो एक और है रेहमनोज है, तो देखो ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि टिपिकल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये किसी कार्बोहाइड्रेट से डिराइव जरूर हुआ है। फॉर एग्जांपल शायद ये डिऑक्सी शुगर यानी कि डिऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4 होता है। राइबोज C5H10O5 होता है, ये C6H12O5 है फॉर एग्जांपल। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं से डिराइव हो रहा है। देखो कहीं अगर आपके पास ऑप्शन में कोई नंबर लॉस आ रहा है, ये कार्बन में लॉस, तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, सिंपली यहाँ पे हो रहा है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कोई बन चुका होगा, या उसके साथ कोई और चीज़ आके अटैच हो गई होगी जिसकी वजह से नंबर में एक चेंज आ रहा है। ठीक है, ये टिपिकल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन ये देखने में, ये जो एक है ना रेहमनोज, ये जो लास्ट में ओज आ रहा है, ये ओज ये बताता है कि कहीं ना कहीं किसी क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग जरूर करता है, अगर ये टिपिकल कार्बोहाइड्रेट नहीं भी है तो। ये रोज जो है ना लास्ट में ये भी बताता है कि अगर आप क्लास में OSE आ रहा हो तो हम तब भी थोड़ा बहुत जज करते हैं कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये थोड़ी बहुत डिस्कशन थी। खैर आगे जब चैप्टर में मूव करेंगे तो हमारे सामने बहुत सी एग्जांपल्स आएंगी, तब हमारे कॉन्सेप्ट और भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग दोबारा मूव करके इस रायनोज पे देखेंगे, और मैं इस पर एक दफ़ा रिसर्च भी करती हूँ क्योंकि मैंने आज तक ये टर्म नहीं सुनी, लाइक मेरे सामने से नहीं गुजरी होगी। तो अगर इसमें फर्दर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ ना आपके साथ शेयर करूंगी कि एक्चुअली रहमनोज क्या चीज़ होती है, और इसमें ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट है या कुछ हो, जो भी हुआ तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है। यस मैम, ओके। ओके, अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, हम लोग जो है वो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। और इसी का जो रिवर्स है उसको हम कहते होते हैं रेस्पिरेशन। द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड सेलुलोज इन प्लांट्स। जो हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है C6H12O6, इसको फर्दर फिर कन्वर्जन इसकी होती है लाइक एक लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स में, लाइक पॉलीसेकेराइड्स वगैरह में। सो स्टार्च और ग्लूकोज के अंदर ये फर्दर ये कन्वर्ट होता है सेलुलो स्टार्च सेलुलोज में, जो कि हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि फॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडीज में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या फंक्शन इनका होता है, या इस सब से हट के भी इनका क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड एनर्जी। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो हम ये कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सबसे पहले, और सबसे जो मेनली जो एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो रही है कहाँ से, वो कार्बोहाइड्रेट से हो रही है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज ऑक्सीजन, टू रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। और एनर्जी का रिलीज जो है वो उससे इस वहाँ से एनर्जी जो है ना वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं सेलुलर फंक्शंस के लिए। सेकेंड होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं किस किस तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट करें। सो द सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल वॉल। ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेलुलोज की बात हम करें, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें प्लांट्स की सेल वॉल को। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ना, हम बायो में स्टडी करते हैं, तो ये जो प्लांट्स की सेल वॉल है इनको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें प्लांट्स के केस में वो सेलुलोज होते हैं। Storage energy. Complex carbohydrates like starch in the plants and glycogen in the animals, they store energy for later use. Yes, प्लांट्स में एनर्जी कौन स्टोर कर रहा होता है, स्टार्च। और एनिमल्स में एनर्जी को की जो स्टोरेज होती है उसको हम कहते हैं, लाइक कहाँ पे स्टोर होती है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये एज अ एनर्जी स्टोरेज भी काम कर रहे होते हैं, एनर्जी को स्टोर भी कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट है रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में, ह्यूमंस डेवलपमेंट में, प्लांट्स की, एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में, और उसकी उनकी ग्रोथ में क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट्स का। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स।
एक तो वैसे ही ये बहुत ज्यादा ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक स्किन हो गई, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, इनकी जो ग्रोथ होती है ना, ये प्रोटीन का रहा होता है। ठीक है। प्रोटीन एक होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, वो इन सब की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। लेकिन बॉडी में ये जो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन है, ये सारा जो हमारा जेनेटिक सिस्टम होता है, ये इसकी जो कंट्रोल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हाथ में होता है। लाइक बेसिक थोड़ा बहुत पीछे कार्बोहाइड्रेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसकी फॉर्मेशन में, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में। इसके बाद नेक्स्ट है इजीली हाइड्रोलाइज्ड फॉर एनर्जी। ब्रांच्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन टू सिंपल शुगर। हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, आगे जाके आप स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ब्रांचेस की फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है। तो हम इन ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स को इजीली ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं सिंपल शुगर की फॉर्म में, लाइक ग्लूकोज की हमें ब्रेक कर सकते हैं, विच आर रेडली यूज्ड बाय दी सेल्स, जो कि जिनको फिर फर्दर आगे हमारे सेल्स यूज करते हैं। अब जब हम लोग कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं फूड में, तो फॉर एग्जांपल एप्पल ही है, तो उसके बहुत लार्ज चंक्स के लार्ज पीसेस होते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी में उसी फॉर्म में तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो वो डिफरेंट स्मॉल 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 पार्ट्स में कन्वर्ट होते होते और देन सेल उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो सिमिलर केस है भी यहाँ पे भी यही है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी में ब्रांच्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो फर्स्ट वो ब्रोकन डाउन होगा, ब्रेक होगा सिंपलर शुगर में, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में, सिंपलर ग्लूकोज में, एंड देन वो जो है वो बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है, बॉडी उसको यूज कर सकती है। तो एनर्जी प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्टोरेज प्रोवाइड करना, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करना, और इसके अलावा एनर्जी लाइक इजीली हाइड्रोलाइज करना फॉर द एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि लार्ज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉलर वन में, सिंपलर वन में कन्वर्ट करना, ये सब फंक्शंस होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के। स्टोरेज में प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोरेज कर रहा है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन है जो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। तो ये हमारे पास 5 फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब आप मुझे बता दो कि कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ। मैम सब क्लियर है। ओके। अब इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हमारे पास अब टॉपिक है 5.1.2, जिसमें हम लोगों ने स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को। अच्छा, हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली 3 क्लासेस में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मोनोसेकेराइड, सेकेंड वन जो है वो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, और थर्ड वन होता है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। फिर आगे फर्दर ये मोनोसेकेराइड्स की हम डिवीजन करते हैं 2 बेसिस पे। हम इनको फर्स्ट क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड सेकेंडली हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे हम इनको 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। ठीक है। उसके बाद हम इसको फंक्शनल ग्रुप की बेस पे एल्डोजेज एंड कीटोजेज में कन्वर्ट करें, लाइक इनको क्लासीफाई करें। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, हम इनको क्लासीफाई करें 3 मेजर क्लासेस में। द फर्स्ट वन इज द मोनोसेकेराइड, सेकेंड वन हमारे पास ओलिगोसेकेराइड होता है, और थर्ड वन हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है। मोनो में ओनली हमारे पास 1 शुगर यूनिट होता है, ओलिगो में हमारे पास 2 टू 10 तक होते हैं, और पॉली में आपके पास जो है, पॉली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मेनी, इसमें हमारे पास मिनी शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं 2 बेसिस पे। द फर्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, और सेकेंडली फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे डिवाइड करे होते हैं। अब कुछ ऐसे मोनोसेकेराइड्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, उनको हम कहते हैं एल्डोजेस। कुछ ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन होता है, उसको हम कहते हैं कीटोसिस। ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो हमारे पास जो, अगर आप बात करें कार्बन एटम की बेसिस पे, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टोटल 4 जो है वो क्लासेस बनती हैं फर्दर आगे। ट्रायोज में 3 कार्बन होंगे, टेट्रोज में 4 कार्बन होंगे, पेंटोज में 5 कार्बन होंगे, हेक्सोज में 6 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स में देखो हमारे पास 3 क्लासेस है, माल्टोज, लेक्टोज और सकरोज। ठीक है। ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है, जिस चीज से ये मिलके बनते हैं उसकी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है।
पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन और कुछ और भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 3 को स्टडी करेंगे। यहाँ तक बेसिक सा टेबल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी क्लासिफिकेशन को, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हम लोग डिवाइड करें इसको मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगो में और पॉली में। मोनो में क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू देयर सिंपलेस्ट शुगर्स। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में से फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ये थ्री इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चाहे हम बात करें ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की बात करें या राइबोज की बात करें, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, और वो है ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड में क्या होता है, इट कंटेन्स 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है हमारे पास, कि इसमें हमारे पास 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं, शुगर यूनिट्स होते हैं, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो है वो लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल क्या आती है डाइसेकेराइड्स की, माल्टोज है, सकरोज है और लैक्टोज है। अच्छा, माल्टोज किससे मिलकर बनता है, माल्टोज में होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और ग्लूकोज मींस टू ग्लूकोजेज अगर कंबाइन होंगे, ज्वाइन होंगे, तो वो मिलके क्या बनाएंगे, माल्टोज। अगर हमारे पास 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज कंबाइन होंगे तो ये मिलके बनाएंगे सकरोज। अगर हमारे पास 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज कंबाइन होंगे सो दे विल फॉर्म लैक्टोज, ठीक है। किन बेसिस पे, लाइक कौन कौन से यहाँ पे शुगर यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं, उस बेसिस पे इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। अगर ग्लूकोज ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होगा तो माल्टोज बनता है, अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होगा तो सकरोज बनता है, और अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन होगा तो ये लैक्टोज बन जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वन है वो है पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या होता है, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। इसमें एक लॉन्ग चेन होती है हमारे पास, हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स की, यूज फॉर द एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एंड एग्जांपल इसमें क्या होती हैं, स्टार्च एग्जांपल है, ग्लाइकोजन इसकी एग्जांपल है, सेलुलोज इसकी एग्जांपल है। और मैं आपको एक और बात ये बताना चाह रही थी कि हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड, यस हाँ, पॉइंट मेरे माइंड में ये आया था कि जैसे प्रोटीन्स का हमने देखा ना कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। सिमिलर यहाँ पे सिनेरियो ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है वो क्या होता है, इसका मोनोमर जो है ये सेकेराइड्स होते हैं। मोनोसेकेराइड यूनिट जो है इसका मोनोमर है, मोनोसेकेराइड इसका मोनोमर है। और मोनोसेकेराइड्स की कम्बिनेशन से, बहुत से मोनोसेकेराइड्स के बनने से फिर आगे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो बहुत ही लॉन्ग चेन बनेगी। तो फिर हमारे पास उससे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, क्लासिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स। यहाँ तक कोई पॉइंट है वजीहा आपका जो क्लियर नहीं हुआ आपको? मैम ये क्लियर है। ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द, क्लासिफाई कर सकते हैं हम इनको एल्डोसिस में और कीटोसिस में। एल्डोस में क्या होता है, इट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है, जबकि कीटोसिस में क्या होता है, इसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, इसकी एग्जांपल है फ्रक्टोज, ठीक है। देखो डिफरेंस सिर्फ क्या है कि एल्डोसिस में इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एग्जांपल है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, और फ्रक्टोज में भी कार्बन टोटल 6 ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप का है। इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके पास जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर देख लो, ये आपके पास ये आपके पास फर्स्ट वन जो है वो ग्लूकोज है। इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखो, जूम आउट में करी हूँ, जूम इन करी हूँ, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और फर्स्ट कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो अभी 6 है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे देखो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम कहते होते हैं फ्रक्टोज। तो इसको हम लोग एल्डो हेक्सोज भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कीटो हेक्सोज। हेक्सोज क्या होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। एल्डो हेक्सोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड, इसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कीटो हेक्सोज क्या होता है कि 6 कार्बन कंपाउंड हैविंग अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास एल्डो एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज। देन हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम कार्बन एटम की बेस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम इनको कार्बन एटम की बेस पे भी क्लासिफाई कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम कार्बन एटम की बेस पे क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस बनती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन, लाइक अगर फॉर एग्जांपल नंबर 3, नहीं सॉरी, बहुत सी क्लासेस बनती है हमारी हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे पास टोटल 3 कार्बन हैं, लाइक 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो ट्रायोज बन जाएगा। 3 सॉरी, मोनोसेकेराइड यूनिट की बात नहीं करनी मैंने।
मैं कह रही हूँ अगर 3 कार्बन हुए तो ट्राइवोज होगा, अगर 4 हुए तो टेट्रोज होगा, अगर 5 हुए तो पेंटोज होगा, और अगर 6 कार्बन का कंबाइन हुए तो वो हेक्सोज होगा। 3 कार्बन ट्राइओस की एग्जांपल क्या होती है? ग्लाइसरल्डिहाइड, इसमें 3 कार्बन होते हैं। ये आपने उसमें साइकिल में स्टडी भी किया हो, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल होती है वो, यस केल्विन साइकिल ही होती है बायो में। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 होंगे तो टेट्रोज की जिसका नेम होता है उसकी एग्जांपल क्या है? एरेथ्रोज। ठीक है, एरेथ्रोज इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट वन हमारे पास अगर कार्बन 5 हुए तो हमारे पास हो जाएगा पेंटोज, उसकी एग्जांपल है राइबोज। इसकी एग्जांपल क्या होती है? राइबोज। और जो नेक्स्ट वन है वो है अगर 6 कार्बन हुए तो वो हमारे पास उसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, या फिर फ्रक्टोज का नेम होता है हेक्सोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसकी एग्जांपल्स। सो हमने 3 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ their शुगर यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ their नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, और ऑन द बेसिस ऑफ their फंक्शनल ग्रुप, हमने मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई कर दिया। मोनोसेकेराइड को नहीं, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स को। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? मोनोसेकेराइड एक्चुअली दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर शुगर यूनिट्स। ये बहुत ही सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल यूनिट्स में। they generally follow the formula that is CnH2nOn, where N is usually the ranges from 3 to 7। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स जो है एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इनको हम लोग फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में या कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फर्दर हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते स्मॉलर यूनिट्स में। इसका फॉर्मूला होता है CnH2nOn, और इसमें एन का जो नंबर है वो आपके पास 3 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज, इनकी एग्जांपल्स होती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोसेकेराइड में कंटेन आइदर, इसमें या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसको हम लोग एल्डोसिस कहते होते हैं, या इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा जिसको हम लोग कीटोसिस कहेंगे। ठीक है, एंड ईच कार्बन एटम एक्सेप्ट वन कैरीज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फर्स्ट के अलावा जितने भी कार्बन होंगे, लाइक एक्सेप्ट वन, फर्स्ट की बात नहीं हो रही, वन की बात हो रही है। कोई भी कार्बन होगा उसके एक ये कार्बन के अलावा बाकी सबके पास जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास मोनोसेकेराइड्स। और आगे हम लोग स्टडी करते हैं एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल इसकी है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट इज एक्चुअली अ हेक्सोज शुगर विद एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डोहेक्सोज। ठीक है, ये हमारे पास एक हेक्सोज शुगर होता है, इसमें एक्चुअली 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एग्जिस्ट इन बोथ ओपन चेन एंड साइक्लिक रिंग। ये बोथ फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ये ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक फॉर्म में भी। अच्छा, ये ओपन चेन क्या होती है और साइक्लिक फॉर्म क्या होती है? देखो, ये आपके पास जो फर्स्ट ड्रॉ हुआ है ये आपके पास एक ओपन चेन है, जिसमें आप ये देख रही हैं कि आपके पास टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। और ये आपके पास एक ओपन चेन है, मीन्स बोथ साइड्स जो है वो फ्री हैं, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक ओपन चेन है ग्लूकोज की। अच्छा, ओपन चेन के साथ एक रिंग फॉर्म भी होती है। रिंग फॉर्म या क्लोज्ड फॉर्म क्या होती है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अभी भी ये भी रिंग फॉर्म नहीं है, लेकिन हमने रिंग फॉर्म को बनाने से पहले एक फॉर्म थोड़ी सी चेंज की है, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। वो इस तरह से किया कि देखो, ये आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखने कि ये स्टार्ट यहाँ से होके इस तरह से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है, ये वही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ है इसके हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप। फिर आपके पास C2 आ जाएगा जिसके पास देखो एक H ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। फिर CH3 आ जाएगा जिसके पास ये देखो एक H ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। ठीक है, आपके पास ये जो राइट साइड वाले ग्रुप अटैच हुए हैं ना, OH, H, OH, OH, इनको आपने क्या करना है? इनको आपने शो करना है डाउनवर्ड। ठीक है, फिर H है, फिर फोर्थ कार्बन जो है इसके पास ये देखो OH और एक H है, फिर फिफ्थ कार्बन के पास देखो OH और H है, ये इसके पास ये OH शो कर दो या H शो कर दो, यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन आ जाएगा CH2OH। ठीक है, अभी तक ये एक रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज फॉर्म नहीं है, बिकॉज देखो बोथ एंड्स अभी भी फ्री हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से इसके रिंग्स फॉर्म्स बना सकते हैं। अब अगर आप फर्दर आगे देखें तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 3 4 5 और 6 इसी तरह से चेंज हमारे पास ये आ रहा है कि जो कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें क्या होता है कि ये अपना यहाँ से हाइड्रोजन को लॉस कर देगा। जब ये हाइड्रोजन को लॉस करेगा, अब ये वाला ऑक्सीजन आके एक बॉन्ड बना सकता है इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन लॉस कर दिया। अब ये बॉन्डिंग कर सकता है इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस कार्बन से जब बॉन्डिंग करेगा तो कार्बन का ये जो ऑक्सीजन है इसके पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर जिसके पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हुआ है, वो H पॉजिटिव इस O नेगेटिव से बॉन्ड बना के यहाँ पे आ जाएगा OH की फॉर्म में। देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है।
जिस जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड में ऑप्शन था, अब यहाँ पे एक ओ एच आ चुका है, बाकी ये वाला एच हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। और ये वाला जो ओ एच ओ ऑक्सीजन है, ओ एच यहाँ से एच रिमूव हो गया और ऑक्सीजन लिंक कर दिया इन कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 को। इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, अगर, अच्छा अल्फा क्यों कहते हैं, अल्फा की रीजन ये है कि अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर ओ एच डाउनवर्ड पोजिशन के ऊपर हुआ और एच अपवर्ड पे हुआ तो उसको हम कहते होते हैं अल्फा। ये हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 की बात करें, बाकी किसी कार्बन की हम बात नहीं करें। अगर कार्बन नंबर 1 पे आप याद रखिएगा कि अगर ओ एच डाउनवर्ड पोजिशन पे हुआ तो वो अल्फा कार्बन होगा। ठीक है। और अगर कार्बन नंबर 1 पे ओ एच जो है वो अपवर्ड पोजिशन पे हुआ तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे होता है बीटा कार्बन। देखो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे ओ एच जो है अपर पोजिशन पे है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे ओ एच जो है वो डाउनवर्ड पोजिशन के ऊपर है। इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हैं डी ग्लूकोजेज, ये एक होता है ना डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज होता है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअली डी ग्लूकोजेज है यहाँ पे। सो इस तरह से हमारे पास इसने एक रिंग फॉर्म क्रिएट कर लिया है। एग्जिस्ट इन बोथ द ओपन चेन एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग्स में ये एग्जिस्ट करे होते हैं। साइक्लिक फॉर्म टू टाइप्स की होती है, अल्फा ग्लूकोज हो गया या बीटा ग्लूकोज हो गया। ये डिपेंड करता है ऑन द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और ऑन द फर्स्ट कार्बन। लाइक अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजिशन पर डिपेंड करे, अगर अगर ओ एच ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड हुआ तो हम ये कहते हैं कि वो अल्फा ग्लूकोज होगा, अगर वो अपवर्ड हुआ तो वो बीटा ग्लूकोज होगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट बहुत स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड पॉइंट है दे आर द रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज ऑफ द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। एंड दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू राइट, राइट डायरेक्शन में इसको रोटेट करते हैं डेक्स्ट्रो में, इसलिए इसको हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। हम लोग बात करें यहाँ पे ग्लूकोज की, जो कि एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड की। सो यहाँ तक हमने देख लिया ग्लूकोज को। और अब मुझे बताओ कि कोई एक पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी। मैम ग्लूकोज में सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एग्जिस्ट करता है या फिर लीवो रोटेटरी भी होता है? दोबारा पूछो, क्या पूछा आपने भी। कि ग्लूकोज हमेशा डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर एल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लाइक लीवो ये फॉर्म, रोटेटरी? हाँ ग्लूकोज जो है ये हमारे पास बहुत फॉर्म में एग्जिस्ट है। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे करा तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट पे भी तो करता है ना, तो वो लीवो आ जाता है। लेकिन आपको पता है वो डी और एल में क्या डिफरेंस होता है। डी में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डी वाला है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो एल वाला होता है उसको लोग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करे होते हैं। तो यहाँ हम जिस कार्बोहाइड्रेट की, जिस ग्लूकोज की बात करें, ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, यानी कि ये, लाइक हमने सिर्फ डी को डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे ये वो वाला है जो जो नेचुरली होता है, जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में ग्लूकोज होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और जो आप आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स के थ्रू बॉडी को मिल रहा होता है, उसमें जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसको एल कहते हैं, वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है, वो आर्टिफिशियल वे से बनाया जाता है, सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन जो डी होता है ना, उसको लाइक वो खुद से, अब जैसे कुछ डी शुगर होती है और एक एल शुगर होती है। डी शुगर जो है वो क्या होता है कि जो खुद हमारी बॉडी को में जो एक शुगर प्रेजेंट होती है ना नेचुरली, उसको कहते हैं डी शुगर। और जो दूसरी होती है उसको कहते हैं एल शुगर। वैसे हम कहते हैं कुछ शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको शुगर, उनको हमने उनकी ना चाय वगैरह में हम लोग शुगर नहीं ऐड करते, बल्कि जगह वो कुछ ना पिल्स को यूज कर रहे होते हैं। वो पिल्स जो है थोड़ी मीठी होती हैं, बहुत मीठी भी नहीं होती, वो एक्चुअली होती शुगर है लेकिन वो आर्टिफिशियल शुगर होती है। उससे ना आपको टेस्ट मिल जाता है मीठे का, लेकिन वो आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट नहीं करी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लाइक हमारी बॉडी में इंटरनली एल, चूंकि एल शुगर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो जब जाएंगी बॉडी में तो वो बॉडी को इफेक्ट नहीं करती। इसलिए शुगर के पेशेंट्स को ना, वो मोस्टली आप देखा होगा कि वो अपनी चाय में वो आर्टिफिशियल शुगर्स डाल के वो पी रहे होते हैं। टेस्ट उनको मिल जाता है लेकिन उससे उनकी शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता। सिमिलर केस यहाँ पे भी है कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो तो डी ग्लूकोज है ना, तो इसलिए स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पर डी ग्लूकोज को डिस्कस करें। वैसे देखो जहाँ पे ग्लूकोज, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे टू द टूवर्ड्स द राइट तो उसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, अगर टूवर्ड्स लेफ्ट करेगा तो वो लीवो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये राइट पे कर रहा है तो ये डेफिनेटली डेक्स्ट्रो होगा और डी ग्लूकोज बन जाएगा। अगर ये राइट पे लेफ्ट पे करेगा तो ये